गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग चैप्टर 3 आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। और यहाँ पे इसके जस्ट पहले मैंने इंट्रोडक्शन का लेक्चर डाला हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप शेपर्स क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके आप लीनियर पेयर वाला चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 आप देख सकते हो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने बात कर ली थी कि इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होती हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने कल कर ली थी। आइए आज हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है अगर, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है ना। किसी भी लीनियर इक्वेशन का आपको ये बात पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका एक जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है वो? स्ट्रेट लाइन बनता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ये बात आपको पता है अच्छे से। फिर आज हम जानते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। वैसे तो आप 9th में सीख चुके हो, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे बनेगा, ये ध्यान से देखते हैं। और फिर जब हम ये ग्राफ बनाना सीख जाएंगे तो हम ग्राफिकली शो कर पाएंगे कि किन पेयर ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है, किन पेयर ऑफ इक्वेशंस का नो सोल्यूशन है और किन पेयर ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ये चीज हम लोग ग्राफिकली शो कर पाएंगे। ठीक है ना। थियोरेटिकली भी मेथड है ये बात जानने का, लेकिन ग्राफिकली भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि शो दैट दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन ग्राफिकली, है ना। ग्राफिकली शो दैट दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। तो इस तरह से सवाल आते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। आइए सबसे पहले मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है ना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये एक इक्वेशन मान लीजिए मैंने ले लिया है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और आइए हम लोग इसका ग्राफ बना के चेक करते हैं। ठीक है ना। समझिए ध्यान से। आपने क्लास 9th में पढ़ा था आपने कि अगर हमें ग्राफ बनाना है तो उससे पहले हमें सॉल्यूशन टेबल बनानी पड़ती थी। ठीक है ना। सॉल्यूशन टेबल बनानी पड़ती थी। सॉल्यूशन टेबल क्या होता था कि x, y की ऐसी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर देती थी वो होते थे सॉल्यूशंस, और ऐसे दो सॉल्यूशंस हम निकाल के रख लेते थे। ठीक है ना। वही होता था हमारा सॉल्यूशन टेबल। तो देखो सॉल्यूशन निकालते वक्त कैसे करते हैं, समझिए ध्यान से। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते वक्त कैसे काम किया जाता है। फॉर x इक्वल्स टू 1 क्या होगा देखिए, वी हैव 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 2 माइनस 1, y इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। जब हमने x इक्वल 1 लिया तो y इक्वल 1 आया, x इक्वल 1 लिया तो y इक्वल 1 आया। यहां पे मैं सॉल्यूशन टेबल बना देता हूं आपकी, आपको कैसी होती है सॉल्यूशन टेबल देख लीजिए। सॉल्यूशन टेबल में हम लोग क्या करते हैं कि x और y ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना। फिर हम x की वैल्यू रखते जाते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू रखी तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो यहाँ पे 1 रख लिया। अब x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब है कि 1,1 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है ना। इस मतलब होंगे तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन। अगर सिर्फ एक इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, उनमें से एक मैंने निकाल लिया है। ठीक है ना। अब मैं x की जगह पे 2 रखता हूं। x की जगह पे क्या रखता हूं बेटा, 2 रखता हूं। तो देखिए क्या होगा। फॉर x इक्वल्स टू 2 वी हैव 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, this implies that y equals to 2 minus 2, this implies that y equals to 0, अब आप समझो ध्यान से। तो जब हमने x इक्वल टू 2 रखा तो y कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 2,0 भी इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है ना। हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, एक 1,1 और एक 2,0। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इसको एक बार यहाँ पे पुट करके चेक कर लीजिए। 1,1 पुट करिए तो 1 प्लस 1 2 इक्वल टू, मतलब कि ये सॉल्यूशन है। फिर आप इसको रख के चेक कर लीजिए 2,0, 2 यहां रखोगे 0 यहां रखोगे, 2x की जगह 0 y की जगह,
तो 2 + 0 कितना 2, 2 = 2 आ गया, LHS = RHS। इसका मतलब ये भी एक सोल्यूशन है। तो 2 सोल्यूशन हमें मिल चुके हैं, है ना। अब इनका हम ग्राफ बनाएंगे बेटा। चलिए पहले ग्राफ बनाता हूं, तब मैं कुछ बात बताता हूं आपको। ग्राफ बनाने में आप एग्जाम में सबसे पहले ध्यान रखोगे, ग्राफ बनाते वक्त, कि आप सबसे पहले लेबलिंग कर देंगे बेटा। एक नंबर सिर्फ लेबलिंग का ही होता है, एक नंबर सिर्फ लेबलिंग का ही होता है। एक्स एक्स डैश, वाई डैश, और ये है आपका ओरिजिन। ये आपका क्या है, ओरिजिन, ठीक है ना, जिसे आप 0,0 से डिनोट करते हैं। ओरिजिन को किससे डिनोट किया जाता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, याद कर लीजिए आप, आपको पहले भी पता होगा। चलिए यहां पे हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं अप्रॉक्स बना दे रहा हूं यहाँ पे। आप पर ग्राफ पे बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये हो गया, चलिए ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये बन गया है। अब आप देखिए, अब जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं ना, उनको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। जो सॉल्यूशंस हमने निकाले हैं उनको यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले 1,1 प्लॉट करेंगे, 1,1 प्लॉट करेंगे। तो देखो 1,1 कैसे प्लॉट होता है, पहला वाला हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे और फिर वहीं से दूसरा वाले वाई की तरफ जाएंगे। यानी 1,1 है तो पहले 1 की तरफ जाएंगे, 1,1 है, अब 1 पे आ गए, अब यहाँ से वाई की तरफ जाएंगे, वाई की तरफ कितना 1 यूनिट। तो हम लोग ये आ गए कहाँ पे बेटा, 1,1 पे आ गए, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा क्या है 2,0, 2,0। तो हम पहले कहाँ जाएंगे, पहले हम 2 पे जाएंगे। पहले हम गए एक्स एक्सिस के 2 यूनिट पे, और 2 के बाद वाई पे हमें 0 जाना है, यानी हमें कहीं नहीं जाना, वहीं रुक जाना है। तो हम क्या किए, हम यहीं पे रुक गए। ये आपका आ गया क्या, कौन सा पॉइंट, 2,0। 2 पॉइंट आपके आ गए ना, 2 पॉइंट आपके आ गए। इन्हीं दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे और आपकी लाइन बन जाएगी। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे बेटा और आपकी लाइन बन जाएगी। ये लाइन कौन सी है, x + y = 2। ये लाइन कौन सी है बेटा, x + y = 2 की लाइन है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाली, और फिर हमें अपनी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिला। फिर हमने x की दूसरी वैल्यू रखी और उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरी वैल्यू आई 0, ठीक है ना। वो एक हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। यानी कि हमने 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए, 1,1 और दूसरा 2,0, 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए। फिर हम लोगों ने क्या किया, उन दोनों पॉइंट को यहाँ ग्राफ पे प्लॉट किया और हमारी लाइन बन गई। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है कि सर अगर हमने 2 ना लिया होता, हमने कोई और वैल्यू ले ली होती, तो क्या तब भी हमारी लाइन यही बनती, क्या तब लाइन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती थी। अगर मान लीजिए हमने x की जगह पे 3 लिया होता तो क्या कुछ और नहीं हो सकता था। तो आइए मैं बताता हूं आपको कि आप चाहे जो सॉल्यूशंस ढूंढ लीजिए, x की चाहे जो वैल्यू रखिए और उसके करस्पॉन्डिंग y की चाहे जो वैल्यू आएगी, आपकी लाइन बेटा यही बनेगी। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने 3 रखा होता, मान लीजिए मैं एक कॉलम बढ़ा देता हूं यहाँ पे बेटा, एक कॉलम बढ़ा देता हूं 3 का, ठीक है ना। समझिए ध्यान से, x की जगह पे आपने 3 रखा, आप यहाँ पे x की जगह पे 3 रखिए तो आपको दिखेगा कि y = -1 आएगा। y = क्या आएगा, -1। जब आप x की जगह 3 रखोगे तो y = -1 आएगा, यानी कि y = -1। अब इसका मतलब है कि 3,-1 भी हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। 3,-1 हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। तो अब बात समझो, चलो पुट करते हैं 3,-1, देखते हैं कहाँ आता है। तो हमने देखा कि 3,-1 एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट जाना है, 3 यूनिट गए, और फिर y पे कितना आना है, -1। तो y पे -1 का मतलब नीचे 1 यूनिट,
तो 1 यूनिट नीचे आओगे, आप देखोगे कि ये आ गया आपका 3, -1, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे बेटा कि आपकी जो आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी भी किया वो भी इसी लाइन पे आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप ये जान लो कि आप चाहे जो सॉल्यूशन ढूंढोगे, अगर वो सॉल्यूशन सही है तो लाइन आपकी सेम बनेगी, लाइन में कोई फर्क नहीं आएगा। अलग अलग बच्चों के अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन उनकी लाइन का ग्राफ सेम रहेगा, इक्वेशन का ग्राफ सेम रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब आप समझिए, ये बात आती है कि यार इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे हो जाते हैं, है ना। ये मैंने आपको कल बताया था। आप थोड़ा सा आज अब मैं आपको ग्राफिकल वे से समझाता हूं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। समझिएगा ध्यान से। आपको पता है कि एक लाइन जो होती है ना, वो पॉइंट से मिलके बनती है। इनफाइनाइट पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, एक्चुअली इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब जो एक सीध में हो, इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो चीज मिलती है उसे हम लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बेटा जैसे समझिए, आपके स्कूल की प्रेयर लाइन, क्या वो सच में एक लाइन होती है? ठीक है ना। वो लाइन का एक शेप होता है, पर वो शेप बनता कैसे है? वो एक एक बच्चे से मिलके बनता है ना। जब एक एक बच्चे एक के पीछे एक खड़े होते चले जाते हैं तो वो एक पूरी लाइन बन जाती है। पर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो एक एक बच्चे से मिलके बन रहा है ना। ऐसे ये लाइन भी होती है। ये लाइन क्या है ना, एक एक पॉइंट को मिला के बनी है। बस समझ में आया? यानी इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। और सोचो, अगर इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हैं तो वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, ठीक है ना। वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। इसका मतलब है कि वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी होंगे। इसीलिए एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होता है, इसीलिए एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। लेकिन अब हम लोग को जो इस चैप्टर 3 में पढ़ना है, क्लास 10 में पढ़ना है आपको, वहां पे बात यह है कि अगर हम दो इक्वेशंस ले लेते हैं, अगर हम दो इक्वेशंस ले लेते हैं तब क्या होगा? फ्रेंड्स, बात जब आएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात आएगी तब क्या होगा, तो समझिए ध्यान से। अभी हमने देखा कि हमने एक इक्वेशन लिया था, तो उसके लिए जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो एक लाइन बन के आई, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम पेयर ऑफ इक्वेशन लेंगे, यानी कि जब हम दो इक्वेशन लेंगे, तो वहां पे हमारे ग्राफ दो लाइंस के बनेंगे, है ना। यानी कि अगर दो पेयर ऑफ इक्वेशन हम अगर वन पेयर ऑफ इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं तो उनके लिए दो लाइंस बनेंगे, ठीक है ना। दोनों इक्वेशंस की एक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब बात आती है कि वो लाइंस कितनी तरह से बन सकती हैं, कितनी तरह से वो लाइन बन सकती हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। जो पहली लाइन होती है वो बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन होती है कि दोनों लाइंस पैरेलल बन जाए। दोनों लाइंस क्या बन जाए बेटा? पैरेलल बन जाए। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएं। कोइंसिडेंट का मतलब है एक के ऊपर एक लाइन है, इसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन भी बन जाए, ठीक है ना। ये कंडीशन कैसे आती है मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऐसे इस तरह से कब हो जाता है कि दो लाइन एक के ऊपर एक ही बन जाती हैं। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। पर आप समझिए, यहां पे आप इन लाइंस के ग्राफ के हिसाब से आप समझिए कि इनके सॉल्यूशंस कितने हैं, समझिएगा ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जब भी हम एक ग्राफ बनाते हैं, हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया था अभी, जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन जो बनी है, ये बनी है x + y = 2 की लाइन बनी है ये, ठीक है ना। x + y = 2 की लाइन बनी है, कुछ ऐसे ही लाइन बनी थी अभी। अब मान लीजिए ये लाइन हमने बना लिया, ठीक है ना। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, वो चाहे यहां का कोऑर्डिनेट हो, चाहे हम लाइन बढ़ा दें यहां का कोई कोऑर्डिनेट हो, जो भी पॉइंट होगा हर पॉइंट एक कोऑर्डिनेट फॉर्म का होगा ना।
तो वो जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यानी कि किसी ग्राफ पे अगर कोई लाइन बनाई गई है तो उस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, उस लाइन पे लाई करने वाला हर एक कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी? अब आप देखिए, समझिए ध्यान से। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यानी कि इस पॉइंट का कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट होगा ना, x, y टाइप का ये कोऑर्डिनेट होगा। अब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, दोनों लाइन पे है ना। इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन बनेगा और इस लाइन के इक्वेशन का भी सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि ये पॉइंट दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो गया। यानी कि दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आई बात? ठीक है ना। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कल हम लोगों ने इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन की। तो बेटा ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है ना। ये ग्राफिकल वे है रिप्रेजेंट करने का कि किन्हीं दो लाइंस की यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है ना। ये ग्राफिकल तरीका है। थ्योरेटिकल भी मैं बताऊंगा आपको इसके जस्ट बाद, पहले आप ये देख लीजिए। इसके बाद बात आती है पैरेलल लाइंस की। तो बेटा आप देख रहे होंगे जब लाइंस पैरेलल हैं तो कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी यहां आपको नहीं दिख रहा होगा जो इस लाइन पे भी हो और इस लाइन पे भी हो। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। जब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो इस पे भी हो और इस लाइन पे भी हो तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा। इसलिए ये जो कंडीशन होती है ये होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। ये किसकी कंडीशन होती है? नो सॉल्यूशन की। यानी अगर आपकी दो लाइंस ऐसी बन रही हैं जो आपस में पैरेलल हैं तो उस केस में उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 0। कितने होंगे बेटा? 0, यानी कि नो सॉल्यूशन। अब तीसरी कंडीशन आती है कि भाई ये कोइंसिडेंट लाइन की। तो कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होता है बेटा? आप देख रहे होंगे कि एक के ऊपर एक ही लाइन है, तो इसका मतलब है कि जितने पॉइंट इस लाइन पे आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट दूसरी लाइन पे भी आ रहे हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं, जो हो सकते हैं नहीं, बहुत होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो दोनों पे लाई करेंगे। इसलिए इनके सॉल्यूशंस कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये कंडीशन हो जाती है आपकी यूनिक सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की और मैनी सॉल्यूशन की। ठीक है ना। ये तो एक ग्राफिकल तरीका हो गया कि जब भी हमें ग्राफ से शो करना होगा कि भाई कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन, इन पेयर ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो ये तरीका है ग्राफिकल। कभी कभी आपके एग्जाम में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है। लेकिन अगर बात आ गई कि थ्योरेटिकल हमें ये चीज पता लगानी है, ग्राफिकल वे तो थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन जब थियोरेटिकल वे अगर आपको चाहिए, अगर आपको ये मन में आ रहा है कि यार मैं देखते ही कैसे बता पाऊंगा कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस दीज इक्वेशंस हैव, तो हम क्या करेंगे? तो मैं आपको आइए बताता हूं। थोड़ा सा आप प्लीज अपना धैर्य मत खोइएगा, यूट्यूब पे बने रहिए, मैं आपको बातें बताता हूं। चलिए थोड़ा सा एक टेबल में बनाऊंगा आपको। लेट अस consider a pair of equations, a1x plus b1y plus c1 equal 0। एक इक्वेशन में ये ले लेता हूं और दूसरी इक्वेशन ले लेता हूं a2x plus b2y plus c2 equal 0। एक कंडीशन में ये ले लेता हूं। दो कंडीशन मैंने यहां पे ले ली है, दो इक्वेशंस मैंने यहां पे कंसीडर कर ली है। अब आप बात समझिए। अब कोई बोलेगा भाई कि यार मैं देख के कैसे बता पाऊंगा कि इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो आइए मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिस तरीके से आप तुरंत देखते ही जान जाओगे कि इन पेयर ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं बेटा। ठीक है ना। बहुत इजी है ये जानना और बहुत ही इजी है। हाँ, और एक खास बात मैं आपको और बता दूं, बहुत ही खास बात आपको बता दूं मैं
कि ये बहुत ही इजी है। आइए आइए चलते हैं। ये हो गया आपका सीरियल नंबर। यहां पे हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे कंडीशन, ठीक है ना, कि कंडीशन क्या होगी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कंडीशन हो गई, इसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ ऑफ इक्वेशन, और यहां पे हम लोग लिखेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आप लोगों को कल बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, तो आइए जानते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती है बेटा। समझिएगा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको यहां पे दिख रहा होगा दो इक्वेशंस मैंने कंसीडर कर ली है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये दो इक्वेशंस मैंने कंसीडर कर ली है, जहां पे a1 क्या है x का कोफिशिएंट, a2 क्या है दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट, b1 क्या है y का कोफिशिएंट पहली लाइन में, और b2 क्या है दूसरी लाइन में y का कोफिशिएंट, c1 है पहली लाइन का कांस्टेंट टर्म, c2 है दूसरी लाइन का कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। अब आइए हम लोग जब दो इक्वेशंस मिल जाएंगे ना, तो वहां पे हम लोग a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे और b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे। a1 अपॉन a2 निकालेंगे और b1 अपॉन b2 निकालेंगे, यानी इसके x का कोफिशिएंट अपॉन इसके x का कोफिशिएंट, पहली चीज। फिर इसके y का कोफिशिएंट अपॉन इसके y का कोफिशिएंट, ठीक है ना। दूसरी चीज हम देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो इसका आंसर आएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा बेटा यूनिक सॉल्यूशन, यानी इस केस में जो हमारी लाइंस होंगी उनमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अच्छा एक सॉल्यूशन होगा, और अभी अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया कि वो लाइंस कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। वो कैसी लाइन बनेंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। यहां तक कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। अच्छा एक सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर गया, तो मैंने कहा था कि अगर एक भी सॉल्यूशन है तो आपका पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशन आपको क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यहां तो कोई डाउट। अब इसके बाद बात आती है दूसरी, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपने a1 अपॉन a2 निकाला, फिर आपने b1 अपॉन b2 निकाला, और फिर आपने c1 अपॉन c2 निकाला। मान लो कि पहले हमारा क्या आया था, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आया था, तो जैसे ही इतना हो जाएगा हमें पहले ही पता लग जाएगा कि भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मान लो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 आ गया, इक्वल हो गया, तो हम फिर c1 के पास जाएंगे, फिर हम c1 अपॉन c2 भी निकालेंगे, है ना। और अगर ये अनइक्वल आया, c1 अपॉन c2 अनइक्वल आया, यानी कि a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल टू b1 अपॉन b2 का रेशियो, है ना, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर हो जाए, लेकिन c1 अपॉन c2 इन दोनों रेशियो के बराबर ना हो, इन रेशियो के बराबर ना हो, तो ये कंडीशन हो जाती है नो सॉल्यूशन की। ये किसकी कंडीशन हो जाती है बेटा, नो सॉल्यूशन की। और नो सॉल्यूशन अभी अभी आपने जाना है क्या, लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, जैसे रेलवे की पटरी होती है वैसे। चलिए अच्छा यहां पे पैरेलल लाइंस बनी है तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना बेटा। ये लाइंस कैसी होंगी, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट। तीसरी बात आती है, अब तो आप खुद ही जान लोगे कि तीसरी बात क्या हो सकती है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, यानी कि जब तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम हो जाएंगे, तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब है वो लाइन दोनों एक ही जैसी हैं, और एक ही जैसी हैं तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन में अभी मैंने बताया था आपको कैसी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस बनती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस।
और आपने एक बात और देख ली है कि अगर यहाँ पे यहाँ पे तो बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं, तो बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं तो इसका मतलब कंसिस्टेंट, इसका मतलब कंसिस्टेंट, ठीक है ना बेटा। तो जहां यूनिक सोल्यूशन है और जहां इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है वहां क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और जहां पे नो सोल्यूशन है वहां क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। आपकी जो मेन, आपको यहाँ पे मेन चीज याद रखनी है वो क्या है, ये कंडीशन याद रखनी है भाई, कि किस तरह की कंडीशन में किस तरह के सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है ना। समझिए, मैंने आपको पीछे ग्राफ के हिसाब से बता दिया है कि नो यूनिक सॉल्यूशन की इंटरसेक्टिंग लाइन, नो सॉल्यूशन की पैरेलल लाइन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन की कोइंसिडेंट लाइन। अब आपको इस टेबल से सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको ये चीज क्लैरिफाई करता हूं कि ये चीजें क्या है, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब आइए मैं आपको सिखाता हूं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि जब हमें इक्वेशंस दी जाएंगी तो एक्चुअल में हम किस तरह से सीख पाएंगे, किस तरह से जान पाएंगे, ठीक है ना। अभी तो बहुत बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई होगी कि यार कंडीशन वंडीशन तो सब रट लिया, लेकिन ये a1/a2 कैसे आएगा, b1/b2 कैसे आएगा, c1/c2 कैसे आएगा, ठीक है ना। चलिए समझिए ध्यान से। जैसे हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं। क्या इक्वेशन लेंगे, अब ध्यान से देखिए। इक्वेशन हम ले रहे हैं x - 7y + 42 = 0 and x - 3y - 6 = 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस को मैं कंसीडर कर रहा हूं। अब आप देखिए बेटा, समझिए ध्यान से, समझिए, है ना। हियर a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये चीजें हम पहले निकाल के रख लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये बताइए कि a1 b1 c1 इसके कोफिशिएंट्स हैं और a2 b2 c2 इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो आइए चलिए लिख लेते हैं। a1 की जगह पे कौन है, देखिए a1 की जगह पे, a1 का मतलब यहाँ पे पहली लाइन में x का कोफिशिएंट, तो बेटा जब x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। फिर ऐसे ही b1 क्या हो जाएगा आपका, b1 - 7। हमेशा ध्यान रखना आपको साइन के साथ कंसीडर करना है, किसके साथ, साइन के साथ कंसीडर करना है। b1 = -7 और फिर c1 = 42, c1 = 42, ठीक है ना। ऐसे ही a2 इक्वल कितना है, a2 देखिए, a2 यहाँ पे भी x के साथ कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो 1। b2 कितना है, b2 -3 और c2 कितना है, c2 -6। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब समझिए ध्यान से, हम लोग करेंगे क्या। अब हम लोग रेशियोज निकालेंगे जैसा कि मैंने भी सिखाया था। अब क्योंकि हमें कंडीशन लगानी है तो बिना रेशियो निकाले पता नहीं चल पाएगा, तो आइए रेशियो निकालते हैं। चलिए, नाउ a1/a2 = 1/1, ये हो गया पहला। a1/a2 मतलब 1/1, पहला रेशियो। b1/b2 कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, b1 कितना है, b1 -7, b2 कितना है, b2 -3, ये आ जाएगा आपका 7/3। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आप यहीं पे रुक जाएंगे, अब आपको c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहीं से दिख गया कि a1/a2 का जो रेशियो आ रहा है वो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं है। और आपको पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 जब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, नो सॉल्यूशन। आइए देखिए, सिंस a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ऐसे पहले ये लिखे बेटा, थोड़ा अच्छे से लिखना सीख लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बताना पड़ेगा ना भाई, कहां से पता चला, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, क्योंकि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों रेशियो बराबर नहीं है। Therefore, given pair of equations have unique solution, यानी कि ये रेशियो बराबर नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम, अच्छा हाँ, मैं आपको एक खास बात बता दूं कि बेटा C1 और C2 लिखने में बहुत सावधानी रखनी है। C1 C2 लिखने में बहुत सावधानी रखनी है। आपका इक्वेशन देखिए, सिर्फ C1 C2 ही नहीं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों लिखने के लिए आपको सावधानी क्या रखनी है कि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में होनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए कैसे, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, यानी कि आपको इक्वेशन चाहे जैसी मिले, सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट बना लो कि इक्वेशन चाहे जैसी मिलेगी, मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लूंगा और तब अपना काम करूंगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब लोगों को 3 टर्म होते, तीनों को इधर बुला लो, इक्वल 0 रख दो। तो सबसे पहले x, फिर y और फिर कांस्टेंट टर्म, तो आपको A1 B1 C1 आराम से मिल जाएगा। दोनों इक्वेशंस में जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का C1 इधर है तो इसका मैं 6 इधर भेज दूं और मैं उसको +6 लिखूं, तो फिर वो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 इसमें भी कर लेना, इक्वल टू 0 इसमें भी कर लेना, और फिर आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात आती है बेटा दूसरी कंडीशन की हमारी, और वो क्या है, नो सॉल्यूशन। किसका है वो? नो सॉल्यूशन। आइए देखते हैं, नो सॉल्यूशन के लिए मैं ले लेता हूं इक्वेशन 3x प्लस 6y माइनस 90, 3x प्लस 6y माइनस 90 इक्वल 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस 2y माइनस 40, x प्लस 2y इक्वल टू 41। चलो आपको दिखा देता हूं मैं कैसे करते हैं। अब देखिए, पहली बात तो मैंने देखा कि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, तो मुझे दिखा कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या करोगे, आप 40 को इधर बुलाओगे, 40 को इधर बुला लेंगे, तो 40 जब इधर आएगा तो माइनस 40 इक्वल 0 हो जाएगा। अब आप फटाफट A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लिख लेंगे। A1 कितना है 3, B1 कितना है बेटा 6, C1 कितना है C1 माइनस 90, फिर A2 कितना है A2, अब A2 x का कोफिशिएंट होता है, जब कोई नहीं है तो कौन 1, B2 कितना है 2, C2 कितना है माइनस 40, है ना। अब आप यहां पे करेंगे फटाफट रेशियो आप निकालेंगे। नाउ A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 1 इक्वेशन फर्स्ट, B1 अपॉन B2 इक्वल 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी 3/1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों बराबर आ गए ना, ये भी 3/1 ये भी 3/1, तो मुझे C1 अपॉन C2 निकालना पड़ेगा, C1 अपॉन C2 निकालना पड़ेगा माइनस 40। अब देखो ये माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, है ना, ये आ गया 9/4, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। तो आपको क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से क्या नजर आ रहा है कि भाई A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2। लाइए मैं ऊपर लिख देता हूं, बेटा तीनों इक्वेशन से क्या दिख रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के बराबर है, पर ये रेशियो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। Therefore, given equations have no solution, अगर आपसे कहता कि show that these pair of equations have parallel lines, है ना, कि अगर इनकी parallel lines बनेंगी तो आप क्या करते, जैसे ये कंडीशन आ जाती ना, लिख देते आप no solution and the lines are parallel lines, इसी में आगे बढ़ा देते क्या, lines are parallel lines,
और अगर ग्राफिकली शो करने के लिए कहता तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग थर्ड कंडीशन देखते हैं। चलिए मिटाता हूं मैं बेटा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसी में थोड़े चेंजेस कर देता हूं, यहीं पे थोड़े से चेंजेस कर देता हूं बेटा। अब समझो, यहां पे आ जाए -60 और यहां पे आ जाए -20, तो आपका C1 हो जाएगा -60 और ये हो जाएगा -20। ठीक है ना। और तब आप जब C1/C2 निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -60 अपॉन -20, और माइनस से माइनस, 0 से 0, 2 3 जा 6, ये आ जाता आपका 3/1, 3/1 आ जाता ना। तो अब यहां से आपको क्या मिलता, तीनों रेशियो आपके बराबर हो जाते हैं। तीनों रेशियो आपके A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तीनों रेशियो आपके बराबर हो जाते हैं। तो देयरफॉर गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली many solutions, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये कंडीशन होती है बेटा ना। जब तीनों रेशियो आपस में बराबर हो गए तो क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा। आप क्या करिएगा कि प्लीज, जैसे कि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है तो आप इसको फिर से देखिएगा। अब क्योंकि आपने कॉपी में अपने सारा कुछ नोट कर लिया है तो आप इसको फिर से आप जब पढ़ेंगे और आप अपनी कॉपी में देखते रहेंगे और आप ये वीडियो से पढ़ते जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने अभी नोट नहीं किया है तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर से आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। आप 1 2 3 बार देख लोगे ना तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा और आप 100% जान लो कि बोर्ड में आपके 1 मार्क क्वेश्चन 100% है। 1 मार्क क्वेश्चन इस टॉपिक पे आपके आता है। ठीक है ना बेटा। एकदम मैं 100 ना बोलूं, 99.999% बोल देता हूं, क्योंकि एकदम सच में कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन मैं 99.999% बोल रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसलिए प्लीज आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत एंजॉय करिए। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप प्लीज उसे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए कि हाँ भैया ये आप थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, या फिर ये आप ऐसा करें तो और अच्छा हो सकता है। तो आप प्लीज अपनी राय जरूर दिया करें मुझे। थैंक यू।